बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 17 अप्रैल है, सोमवार का दिन है। गुज़श्ता रोज़ से हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो मग़विया ज़ारा बच्ची थी उसने बाकायदा तौर पे अदालत में पेश होकर जो है वो एक दावा दायर किया और उसमें पूरी तफसील लिखी है कराची से लेकर और वापस कराची पहुंचने तक क्या कुछ है। मैंने उसको कुछ हिस्सों में तकसीम किया है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो मैंने 16 अप्रैल की कहानी सुनाई थी और आज जो है मैं शुरू करूंगा कि बच्ची जो है जब लाहौर घर में पहुंची उसके बाद क्या हुआ, अदालत में बयान कैसे हुआ, निकाह कैसे हुआ, हवेली लखा कैसे पहुंची, दादा के घर, ज़हीर के चचा के घर, अदालत में क्या कुछ हुआ, राय खुर्रम ने क्यों जो है बाहर आके कहा कि जो काम हम करवाना चाहते थे वो नहीं हो सका और फिर दूसरी अदालत जाना पड़ा। ये सारी तफसील बच्ची ने जो अपने बयान में लिखी है वो जो है आपको इंशाल्लाह पेश करूंगा और आगे फिर इस हवाले से मज़ीद जो भी चीज़ें आगे हैं वो अगली वीडियोज़ में। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह जो 17 अप्रैल यानी जिस दिन ये लाहौर पहुंचे, लाहौर घर पहुंचने से क्या कुछ होना शुरू हुआ और हवेली लखा तक क्या हुआ, आज की इस वीडियो में सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। बच्ची कहती है कि जी हम लाहौर अपने घर पहुंच गए और लाहौर में अपने घर पहुंचने पर जिसके बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी की बैक साइड है। उस पे जो है मुझे जो ज़हीर है मुलजिम उसने तारुफ मेरा करवाया शबीर अहमद की बीवी यास्मीन से और इसके भाई कदीर से। अच्छा, उसके बाद मुलजिम ज़हीर ने मुझे ये भी बताया कि उसने मेरा मोबाइल फ़ोन और टैबलेट उसको जला दिया है ताकि जो है हमारा सुराग ना लगाया जा सके और ना ही हमारे हवाले से किसी को इल्म हो सके। आगे चल के वो कहती है कि अगली सुबह 18 अप्रैल को मुद्दई की मुज़ाहमत के बावजूद मुद्दई को यानी इस बच्ची को ज़बरदस्ती और धमकियां देकर ज़हीर और शब्बीर एक ऐसे शख्स के दफ्तर ले गए जिसका बाद में मुझे पता चला कि उसका नाम राय खुर्म है और उसने अपना तारुफ एक वकील के तौर पर करवाया। अच्छा, उसके बाद जी वो कहते हैं कि मेरा तारुफ राय खुर्म के अलावा वहाँ पर मौजूद 3 मज़ीद मर्दों से भी करवाया गया, जिनमें से एक ने बताया कि उसका नाम निकाह खान है और उसका नाम निकाह रजिस्ट्रार है और उसका नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। एक का नाम असगर अली बताया गया, जिसने ये बताया कि वो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, ख़ानदानी दोस्त है ज़हीर वगैरह का। और चौथा शख्स जिसका नाम मुझे नहीं बताया गया, लेकिन उसने ये कहा कि वो शब्बीर का दोस्त है। उसके बाद जी बच्ची ये बताती है कि इन मौजूद अफराद ने मुझे जो है इस ज़हीर के साथ निकाह के लिए रज़ामंदी का कहा, जिसकी मैंने मुज़ाहमत की। और उसके बाद उसने कहा कि जी मैंने उन्हें ये कहा कि मैं अपने वालिदैन को बताना चाहती हूँ, उन्हें बुलाया जाए और मैं जो है आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। और इसकी मुज़ाहमत के ऊपर ज़हीर और शब्बीर ने दोनों ने जो है मुझे धमकियाँ दी, जबकि राय खुर्रम एडवोकेट ने मुझे बताया कि अब जो है बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब मेरे पास वापसी का कोई ऑप्शन नहीं है और इन सब ने मिलकर जो है मेरे जहन में अजीब व गरीब खौफ व हिरास फैलाया और मुझे ये कहा कि तुम्हारा वालिद, क्योंकि अब तुम भाग के आ चुकी हो, तुम्हारे वालिद को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अब वो तुम्हें गैरत के नाम पर कत्ल करने के लिए निकला है, क्योंकि तुम एक गैर शख्स के साथ भाग कर आ गई हो। उसके बाद जी वो कहती है कि जी तमाम हाजरीन के दबाव और ज़बरदस्ती की वजह से निकाह जो है मुझे मजबूरन करना पड़ा और रजिस्ट्रार ने जब निकाह के दौरान उम्र पूछी तो मैंने जवाब दिया कि मेरी उम्र 13 साल है, जिस पर तमाम हाजरीन जो है वो हंस पड़े और मेरा मजाक उड़ाया। और इसके बाद एडवोकेट राय खुर्रम ने निकाह खान को हिदायत की कि वो निकाह पढ़ाए और मुद्दी की उम्र 18 साल लिख दे। और निकाह खान ने जानबूझकर मुद्दई के अपनी मर्जी के खिलाफ जो है गलत उम्र का जिक्र किया। और ये भी है कि यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि उन्होंने इस बदनीति और मनसूबाबंदी के तहत इस निकाह की तारीख जो है वो 18 की बजाय 17 अप्रैल लिखी, जो कि पिछली तारीख है। और इस चीज़ को यकीनी बनाया कि जी मुद्दा और मुद्दई मतलब ज़हीर और बच्ची का निकाह जो है वो घर से निकलने के फ़ौरन बाद कर दिया गया था। ये मतलब और निकाह की कापियाँ भी साथ मुंसलिक हैं, साथ ये लिखा हुआ है इसकी कापी मुंसलिक। इसके बाद वो कहती है कि जी ज़हीर ने मुझे धमकी दी कि वो वैसे ही करे जैसे वो बताया जा रहा है उसे, वरना उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये भी बताया गया कि मेरे पास अब ज़हीर के साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन या जाने की जगह नहीं है और मुझे अपने वालिदैन से कोई
उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो मुझे वापस ले जाएंगे या मुझे कबूल करेंगे। ना तो मुझे कबूल करेंगे, हकीकत ये है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे पहुंचाएंगे और मुझे ख़ानदान की बेइज्जती करने की वजह से कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद जी वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती निकाह की तकरीब के बाद मुद्दई को एडवोकेट राय खुर्रम, ज़हीर और शब्बीर एक इमारत में ले गए, जो मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये एक कोर्ट है, और मुझे डराया धमकाया गया और हिदायत की गई कि वो किसी को ना बताए कि उसकी उम्र जो है कितनी है। जब उससे पूछा जाए उसकी उम्र कितनी है तो वो सिर्फ ये कहे कि उसकी उम्र 18 साल है, और अगर कोई ज़हीर से शादी के हवाले से पूछे तो वो बताए कि जी मैंने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की और मेरी मर्ज़ी से घर छोड़ा है और अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ज़हीर के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ। वो कहती है कि जी अदालत में जाने से पहले एडवोकेट राय खुर्रम ने कुछ दस्तावेज़ात भी मुझसे दस्तखत कराई, जिसके बाद में मुझे पता चला कि ये एक दावा है जो मेरे वालिदैन के ख़िलाफ़ और मेरे कज़न ज़ैन के ख़िलाफ़ किया गया है, जो कि टोटली जो है एक मनगढ़ंत और बेबुनियाद झूठी कहानी पर मबनी था, जो मेरे नाम से दायर किया गया था। उसके बाद उसके बाद जी वो कहती है कि जी मुझे जो है एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाया गया। वहाँ पर जो है महज मेरा नाम, वालिद का नाम और उम्र पूछी, और मुसलसल डर, खौफ और धमकियों की वजह से कि शब्बीर क्या करेगा, मैं जो है ये बताने पर मजबूर हुई कि जी मेरी उम्र 18 साल है। और आया कि और फिर साथ ही भी पूछा गया कि क्या जो आपने दरख्वास्त दी है इसके मुदरजात दुरुस्त हैं। तो जो है मुझे राय खुर्रम ने हाँ में सर हिलाने पर जो है वो उसने कहा, और फिर मैंने ऐसा ही किया। और जब इसके बाद जज की तरफ से जो है मेरी मुझसे ये पूछा गया कि आपने किस क्लास तक तालीम हासिल की है, तो मैंने उसे बताया कि मैं ग्रेड 4 में थी और इसके बाद 2 साल घर में तालीम हासिल की, यानी 6th क्लास तक। तो उसके बाद वो कहती है कि जी ये जवाब सुनकर फाजिल जज जो थे उन्होंने वो फाइल बंद कर दी, और मेरा जो बयान रिकॉर्ड हो रहा था उसे दरमियान में रोक दिया, और एडवोकेट राय खुर्रम से पूछा कि ये क्या मामला है। उससे उन्होंने वजाहत तलब की, जिस पर राय खुर्रम ने जवाब दिया कि बच्ची जो है असल में इसने एफएससी तक पढ़ा है और घबराहट की वजह से इससे गलती हुई है बताने में। और जो है उसके बाद राय खुर्रम ने ज़हीर को इशारा किया कि वो मुझे कोर्ट के बाहर ले जाए। कहता जब बाहर, और राय खुर्रम जो है उसने जज से बातचीत जारी रखी और उसे कहा कि वो इसकी समाअत जो है आगे मुलतवी कर दे। अदालत के अहाते में वो कहता है कि राय खुर्रम बाहर आया और शब्बीर से कहा कि वो जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ साबित नहीं हुई और उन्हें दूसरी अदालत जाना पड़ेगा। इस मौका पर बहरहाल वो साथ लिखा गया है कि जी कुछ चीज़ें मज़ीद लिखी गई हैं कि जी इस जज के सामने दोबारा पेश नहीं किया, जो भी आगे की कुछ भी हवालाजात दिए गए हैं। फिर उसके बाद जी कहा गया कि इसके बाद मुद्दई को वापस जो है ज़हीर के घर लाया गया बच्ची को, और ये हिस्सा जो है मैं स्किप कर देता हूँ, तफसील है इसमें। बहरहाल इसका मैं आपको ये ज़रूर बता देता हूँ ख़ुलासे के तौर पे कि जी इसमें बच्ची ये बताती है कि जी मेरे साथ इस रात जो है ज़हीर ने जिनसी ताल्लुक़ इस्तवार किया। बहुत डिटेल्ड है लेकिन मैं इतना ही कहने पे इक्तफ़ा करूँगा। और उसके बाद वो कहती है कि जी मैं मजबूर थी, मुझे ये बताया गया कि मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरा शौहर है और उसका उस पे हक़ है, और इसलिए उसको उसका हक़ हर हुक्म मानना पड़ेगा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिसके बाद जो है ज़हीर ने गैर कानूनी मतलब उसके साथ एक ताल्लुक़ इस्तवार किया और मुतअद्दिद मौक़े पे बाद में भी इसे दोहराया गया। अच्छा, उसके बाद जी बच्ची ये कहती है कि यहाँ पे ये भी ज़रूरी समझना चाहिए कि जी मेरा उस वक़्त ना तो कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद था, ना वालिदैन थे, ना बहन-भाई थे और ना ही मेरा कोई खैर-ख़्वाह वहाँ मौजूद था। मैं वहाँ पे अकेली थी, इसलिए मुझे मैं वहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी और मैं वहाँ पे हेल्पलेस थी। इसलिए इनके सख्त रवैये और धमकियों की वजह से इनके गैर कानूनी मुतालबात के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत ना कर सकी। आगे चल के वो कहती है कि जी 19 तारीख को दोबारा अप्रैल को ज़हीर और शब्बीर मुझे एडवोकेट राय खुर्रम के दफ्तर ले गए और वहाँ से एक और इमारत ले गए, जिससे बाद में मुझे पता चला कि ये भी एक अदालत है। और मुझे कहा कि अगर पूछा जाए तो आपने जज को ये बताना है कि मैंने एफएससी तक तालीम मुकम्मल की है, और मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे भी दस्तखत करने के लिए कहा गया, जो बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी प्रोटेक्टिव बेल है, यानी जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी होती है। उसके बाद वो कहती हैं कि जी मुझसे जज की तरफ से कोई सवाल ना किया गया,
اور صرف عدالت کے احاطے میں مجھے ایک تصویر لے گی اور وہ اس کے ساتھ چیزیں انہوں نے منسلک کر دی ہیں جو کچھ تھا۔ بہرحال وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد 19 تاریخ کو سحری کے وقت جو ہے وہ پتہ چلا کہ جی میرے والدین کی طرف سے میرے اغوا کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے، اور ایک میری ہی باحفاظت واپسی کے لیے جے ڈی سی سے مل کر جو ہے فیس بک پیج سے ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس دوران جو ہے ان لوگوں نے سحری کے وقت یہ ویڈیو دیکھی۔ ظہیر، شبیر وغیرہ نے اپنے موبائل فونز پر اور اپنی ممکنہ گرفتاریوں سے انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہونے اور میرے اغوا کے بارے میں میڈیا کے اس میں مبتلا ہونے پر انہوں نے فوری طور پر اپنے اپنے موبائل فون اور ظہیر سے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ وغیرہ اور دیگر کمیونیکیشن اکاؤنٹس اور ڈیٹا ہسٹری وغیرہ تھی وہ ڈیلیٹ کرنا شروع کر دی۔ اب بہرحال اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر جو ہے مجھے رائے خرم کے دفتر لے جایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ یہ سلسلہ ہے، تو رائے خرم نے مشورہ دیا کہ وہ پریشان نہ ہو اور صرف پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ہے اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب ہم گھر آئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ منصوبہ بندی شروع کی کہ کہاں فرار ہوا جائے۔ اگلے دن جو ہے وہ اپنا جو ظہیر ہے اس نے اپنے تمام کاغذات، نکاح کے کاغذات، ضروری سامان اکٹھا کیا اور بیگ میں رکھ لیا، اور مجھے جو ہے برقع اور ماسک پہنایا اور مجھے جو ہے گھر سے باہر لے گئے، اور مجھے کہا گیا کہ وہ باہر میں جو ہے انتظار کروں۔ شبیر جو ہے وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لینے گیا ہے۔ اچھا، شبیر کے پہنچنے پر ظہیر نے اسے کہا کہ وہ اپنی موٹر سائیکل اپنے ایک دوست کے گھر کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ سب شہر چھوڑ سکیں۔ اس کے بعد جو ہے ظہیر نے جو ہے نکاح نامہ CNIC بتایا کہ جی ہمارے نکاح نامے کے اوپر کیونکہ ID کارڈز نمبر بھی درج ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ فوری طور پہ اس نے کہا کہ میں اپنا فون بند کر رہا ہوں، اور کچھ چیزیں جو ہے اس نے زمین میں دفن بھی کی، بچی یہ بتاتی ہے۔ اس کے بعد شبیر نے اپنے فرار ہونے کے لیے اپنی بیوی یاسمین کو اس کے والدہ کے گھر بھیج دیا، اور شبیر نے اپنے بہنوئی سے بات کی، اور دونوں 2-3 دن کے بعد جو ہے بچی کو جو ہے یاسمین کی والدہ کے گھر گاؤں لے گئے، جہاں یاسمین کی والدہ نے مجھے پہچان لیا اور بتایا کہ اس نے مجھے خبروں میں دیکھا ہے، اور جو ہے اس کے بعد یہاں لکھا گیا ہے کہ شبیر پہلے وائرل ہونے کی وجہ سے جو ہے نہیں لے جانا چاہتا تھا مجھے وہاں پہ، لیکن مجبوراً انہوں نے وہاں پہ وہ لے گئے۔ بہرحال جب جو ہے ہم شبیر کے سسرال گئے اور چند گھنٹے وہاں رہے تو بعد میں مجھے اور ظہیر کو وہاں سے کسی بھی اس سے بچنے کے لیے وہاں سے نکال دیا گیا، انہوں نے ہمیں کک آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد جی شبیر نے اپنے بیان میں جھوٹ بولا ہے کہ جی میں ہم شبیر کے سسرال نہیں گئے، تو بہرحال وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں وہاں پہ لے جایا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے جب ہمیں نکالا گیا تو شبیر کے سسرال کے گاؤں میں ہی جو ہے ظہیر کے چچا کا گھر تھا، جہاں پہ ایک رات ہمیں گزارنے کا کہا گیا۔ اچھا، اس موقع پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میری شناخت وائرل ہو چکی تھی اور گرفتاری کا خوف تھا ظہیر کو، تو اس دوران جو ہے ظہیر نے کہا کہ جی ہم یہ کرتے ہیں کہ میں خودکشی بھی کر لیتے، وہ ہے تمہیں قتل کر دوں گا اور خود بھی خودکشی کر لوں گا، یا یہ کہ ایک بار یہ بھی ہوا کہ ہمیں بھیکاریوں کا سڑک پہ جانے کے لیے بھیکاریوں کا بھیس بھی بدلنا پڑا۔ اچھا، اس کے بعد جو کہتے ہیں ظہیر کے چچا کے گھر پر زبردستی قیام کے بعد مین روڈ پر مجھے لے آیا گیا اور انتظار کرنے کے لیے کہا گیا، اور شبیر اور جو ہے ظہیر کی بھابھی یہ لوگ گاڑی لینے گئے ہوئے، یہ کار کرائے پر لے آئے، اور اس کے بعد جو ہے اس گاڑی کے اوپر ہمیں جو ظہیر کا دادا ہے اس کے گاؤں حویلی لکھا لے جایا گیا، اور میرا وہاں پہ تعارف کرایا گیا اور بتایا گیا کہ اس کے دادا کا گاؤں ہے، اور اس کا دادا جو ہے وہ یہاں پہ انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کا اسے بڑا تجربہ ہے۔ اس کے بعد جی وہاں پہ دادا کے گھر قیام کیا، اور رات کو ہمیں معلوم ہوا کہ تمام لائٹس بند کر دی گئی اور مجھے چھت پر سے گھسیٹ کر لے جایا گیا، کہ معلوم ہوا کہ پولیس نے چھاپہ مارا ہے، اور اس کے بعد خاموشی کے باعث پولیس جو ہے وہ ہمارا سراغ نہ لگا سکی۔ بہرحال اس دوران جو ہے ظہیر کے چچا کو ایک SHO کا فون آیا کہ اسے معلوم ہے کہ میں اور ظہیر ان کے پاس ہیں اور انہیں پولیس کے حوالے کر دیا جائے، تاہم اس کے چچا نے یہ بہانہ بنایا کہ میں اور ظہیر وہاں سے پہلے ہی جا چکے ہیں۔ یہ تھی جو ہے ان کے حویلی لکھا تک کی کہانی، اس کے دادا تک کی کہانی، اور اس کے بعد جو ہے ان کی گرفتاری اور آگے کا جو معاملہ اگلی ویڈیو میں، کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سیریز جاری رکھیں گے، اور پورا جو بیان ہے وہ آپ کو ویڈیو کی صورت میں سنائیں گے۔ اجازت ہے، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔